फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री का सेकेंड एडिशन लेकर आए हैं और इसमें आज हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश को हमें कवर करना है: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो चलते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि हम आपको ओवरव्यू वीडियो में बता चुके हैं, हम इसमें टोटल 12 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें से भारत में मुस्लिम आक्रमण को हम पहले ही कवर कर चुके हैं और आज दिल्ली सल्तनत को कवर करेंगे। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन व्यवस्था थी उसको लेकर होगा। सबसे पहले क्रोनोलॉजी पर नज़र डालते हैं। तो तुर्क आक्रमण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद एवं लोदी वंश को पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर डेट लाइन देख सकते हैं, 1206 से लेकर के और टोटल 1526 एडी तक हम आज इसमें कवर करने वाले हैं और पांचों राजवंशों को हम एक साथ ही आज इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले ये मैप जरा देखिए आप। इसमें हमने मैप में ये दर्शाया है कि राजवंशों का जो विस्तार था भौगोलिक रूप से वो कहाँ कहाँ पर था। तो आप यहाँ पर देखेंगे गुलाम वंश का ये विस्तार है, जिसे हम ममलूक डायनेस्टी यानी ममलूक राजवंश भी कहते हैं। इसके बारे में आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। इसके बाद ये खिलजी राजवंश है, जो थोड़ा सा बड़ा एरिया आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके बाद ये तुगलक राजवंश है, सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे हैं। तो तुगलक राजवंश का विस्तार भी सबसे अधिक रहा है और उसका जो शासन करने का काल अनुक्रम है, जो समय है, वो भी सबसे अधिक रहा है दिल्ली सल्तनत में बाकी राजवंशों के मुकाबले। और लोदी राजवंश सबसे कम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और सैयद लोदी एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि सैयद राजवंश ने बहुत अधिक समय तक ना तो शासन किया और ना ही कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य इनके शासनकाल में हुआ है। यहाँ आपको एक बात और याद रखनी है कि आपको इसे सीक्वेंस में ही याद रखना है: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। चलते हैं आगे और सबसे पहले नजर डालेंगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। क्योंकि हमने पांचों राजवंशों को इसमें इंक्लूड किया है, इसलिए काफी क्वेश्चंस हैं यहाँ से जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। डिटेल में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों में इसे देखेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे, इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? आंसर इज मलिक जानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन किसका है? तो बर्नी ने ये कथन कहा है और इसको कहा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए जफर खान की मृत्यु हुई थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। ये क्वेश्चन आपको याद दिलाएगा मूवी पद्मावत की, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां पर अब आगरा उपस्थित है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन में फसल नपाई का 1/2 राजस्व के रूप में किसने दावा किया? यानी 1/2 मतलब आधा, 50% राजस्व का दावा किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? किसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? अगेन फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा उत्पादित दारुल शफा क्या था? तो दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था। और लास्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश स्थापित हुआ था। ये थे आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी अधिक संभावना है। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखने से पहले हमको जरूरी बातें समझनी होंगी। पहला ये कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। और मोहम्मद गौरी ने भारत में जितना भी एरिया जीता था उसको संभालने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को ये चार्ज दिया था।
और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही यहाँ पर लाहौर में खास तौर पर इस सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश की स्थापना की। अब गुलाम वंश में बेसिकली 3 राजवंश हुए हैं, एक कुतुबी राजवंश, एक शमशी राजवंश और एक बलबनी राजवंश। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये अलग अलग माता पिता की संतानें थी, ये कोई एक सिंगल खानदान नहीं था, इसलिए 3 राजवंश अलग अलग हुए, जिसमें कुतुबी राजवंश में कुतुबुद्दीन ऐबक फेमस हुए, शमशी राजवंश में इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, और बलबनी राजवंश में गयासुद्दीन बलबन। अब हम इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं और देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इसकी स्थापना हुई और 1290 तक ये वंश विख्यात रहा। गुलाम वंश के संस्थापकों को प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त लगता है, या फिर इन्हें ममलूक सुल्तान भी कह सकते हैं आप। प्रारंभिक तुर्क सुल्तान इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग तुर्क जाति से संबंधित थे और तुर्किस्तान से आए थे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का मतलब होता है वैसा इंसान जो लाखों का दान करता हो, और इसीलिए इन्हें एक उपाधि मिली थी कुरान ख्वां की। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। क्वेश्चन 3, किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? आपसे पूछा है किसने योगदान नहीं दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक का कुतुब मीनार से कोई लेना देना नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण आरंभ कराया और उसके बाद इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, और साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने भी 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण यहाँ पर कराया था, तो ये भी इससे जुड़े हुए थे। क्वेश्चन 4, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? किसी व्यक्ति ने छुरा मारकर उनकी हत्या करी, गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई, या चौगान की क्रीड़ा के दौरान घोड़े से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हुई, बुंदेलखंड के किले में चोट लगने के दौरान उनकी मृत्यु हुई। आंसर इज सी, चौगान यानी पोलो जो होता है आज का, उसके दौरान खेलने के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। साथ में एक नाम दिया है आपको सेकंड ऑप्शन में, ताजुद्दीन यल्दौज। ये कौन थे, जरा इन्हें समझ लेते हैं। मोहम्मद गौरी के जो उत्तराधिकारी रहे हैं उनमें से ताजुद्दीन यल्दौज भी एक थे, और इसलिए वो चाहते थे कि मोहम्मद गौरी की जो सल्तनत है या जो विस्तार एरिया उन्होंने भारत में क्रिएट किया था उस पर उनका अधिकार हो, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। इसीलिए ताजुद्दीन यल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा ये 2 नाम हैं जो मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी रहे हैं, और उनके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को काफी समय लगा तालमेल बिठाने में। क्वेश्चन 5, निम्न में से किसने दिल्ली को सर्वप्रथम सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या नसरुद्दीन। बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, तो इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर है बी। ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था और इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी सबसे पहले बनाया। क्वेश्चन 6, दिल्ली के किस सुल्तान ने नियमित सिक्के जारी किए? नसरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। नियमित सिक्के जारी किए इल्तुतमिश ने। इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए जिसमें चांदी के सिक्कों को टका कहा जाता था या टंका भी कह सकते हैं, और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। क्वेश्चन 7, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन। तो इस क्वेश्चन को अगर आप जल्दबाजी में सॉल्व करेंगे तो आप इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक दे देंगे, परंतु ध्यान दें कि मुस्लिम शासक पहला पूछा है लेकिन दिल्ली का पूछा है, तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। अगर केवल क्वेश्चन में पूछा होता भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होता। इल्तुतमिश को खलीफा ने सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की थी और उसके बाद ही इन्होंने अपने को यहाँ पर जमा लिया भारत में।
ताजुद्दीन यल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा को इन्होंने ही समाप्त किया और भारत में तुर्की साम्राज्य को संगठित भी किया। तो ये दोनों नाम अभी हमने आपको बताए थे, ये मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी थे। इनके रहते दिल्ली सल्तनत सही तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पाई थी, तो इनके उपरांत भारत में तुर्की राज्य का संगठन अच्छी तरीके से हो गया। क्वेश्चन 8, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है इल्तुतमिश। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश, इसीलिए इन्हें गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने एक्चुअल में अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था, तो एक तरीके से ये उनके दामाद थे। क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती या नूरजहां? आंसर इज रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक, बहुत ही कम रहा, 3 साल कुछ महीने के आसपास इनका शासनकाल रहा। क्वेश्चन 10, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या ऐबक? आंसर है इल्तुतमिश। चंगेज खां के प्रकोप से बचने के लिए एक बार ख्वारिज्म यानी खीवा देश का जो एक शासक हुए हैं जलालुद्दीन मंगबरनी, वो वहां से भागते हुए चंगेज खां से जान बचाते हुए सिंधु घाटी पे पहुंचे और दिल्ली सल्तनत में शरण लेना उन्होंने चाहा। लेकिन चंगेज खां ने इल्तुतमिश को एक मैसेज भिजवाया जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इन्हें शरण ना दें, वरना तो आपको हमारा प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से इल्तुतमिश ने अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए जलालुद्दीन को अपने यहाँ पर शरण नहीं दी और इस तरीके से भारत में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का उस समय आक्रमण नहीं हुआ और चंगेज खान वहां से वापस लौट गए, ऐसा इतिहासकार इस थ्योरी में विश्वास रखते हैं। क्वेश्चन 11, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? खासुल खां, ऐशुगई, तैमुचिन या ओगदी? इनका मूल नाम था तैमुचिन। क्वेश्चन 12, रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था, यानी कि उन्हें पद से हटाने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या अरबों का? तो जैसा कि हमने भी पढ़ा कि ये प्रारंभिक तुर्क राज्य थे, तो इसीलिए इसका आंसर है तुर्क। जो तुर्क सरदार वहां पर थे वो रजिया बेगम को पद से हटाना चाहते थे। खास तौर पे भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरोध में एक विद्रोह खड़ा किया गया और फाइनली इनकी हत्या कर दी गई। क्वेश्चन 13, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश बलबन, गयासुद्दीन बलबन या कुतुबुद्दीन बलबन? आंसर इज सी, गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया और इनका वास्तविक नाम बहाउद्दीन उलूग खां था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर है बलबन। गयासुद्दीन बलबन के विषय में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई। एक्चुअल में वो अपने आप को बोलते थे कि जो सुल्तान का पद होता है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया होता है, इसीलिए उन्होंने इसे कहा कि ये पद नियामत खुदाई है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए प्रजा को राजा का या सुल्तान की आलोचना करने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन 15, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की? तूतिए हिंद की, केसरे हिंद की, जिल्ले इलाही की या दीने इलाही की? तो बलबन ने जिल्ले इलाही की भव्य उपाधि अपने आप को धारण की। जिल्ले इलाही का अर्थ वही हुआ ईश्वर का दूत, समझ लें, जैसे कि ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ। और साथ में बलबन फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपने आप को इस तरीके की उपाधि दिया करते थे। फारस यानी कि ईरान वाला एरिया। साथ में इन्होंने कहा कि मान मर्यादा में पैगंबर के बाद ही सुल्तान का स्थान है, यानी उनका स्थान है, और ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब बताते थे। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो नौरोज आप जानते हैं कि पारसी लोगों का एक त्योहार है, लगभग 21 मार्च को ये शुरू होता है
जब ये लोग बोलते हैं कि इनका नववर्ष उस समय आरंभ हुआ। तो ये ईरान, भारत, अफगानिस्तान इस एरिया में मनाया जाता है अधिकतर। तो इसे भी आरंभ करवाया था बलबन ने। बलबन का ये आदर्श जो थे वो ईरानी बादशाहों से लिए गए थे, फारस से लिए गए थे। इन्होंने एक और ईरानी प्रथा को यहाँ पर चालू किया जो थी सिजदा। सिजदा का अर्थ होता था भूमि पर लेटकर सुल्तान का अभिवादन करना, और एक और प्रथा थी पाबोस, यानी कि सुल्तान के चरणों को चूमना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फारस से काफी प्रभावित दिखाई देते हैं। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? नियामत खुदाई का सिद्धांत, इख्तादारी व्यवस्था, तुर्गान चहलगामी का प्रभाव समाप्त करना, या बंगाल के विद्रोह का दमन। बलबन के संबंध में सही नहीं है वो है इख्तादारी की व्यवस्था। नियामत खुदाई अभी हमने देखा, ठीक है। बंगाल में विद्रोह का दमन भी इन्होंने किया, और साथ में तुर्गान चहलगामी, पहले इसे समझ लेते हैं कि ये क्या है। एक्चुअल में इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपने साथ में 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था जो उसके लिए गुप्तचरों की तरह काम करते थे। एक्चुअली उसी को तुर्गान चहलगामी का नाम दिया जाता है। तो इल्तुतमिश के द्वारा गठित तुर्गान चहलगामी को इन्होंने समाप्त किया, और साथ में 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां को भी इन्होंने परास्त किया था। इसके अलावा इख्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगेन आंसर इज बलबन। क्वेश्चन 19, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? जरा समझ लेते हैं कि हम खिलजी वंश में एंटर कर चुके हैं जिसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, और इसके एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक रहे हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो इन दोनों को हमें बेसिकली इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। और अब इसके ऑप्शंस देखते हैं, अलाउद्दीन, बलबन, इल्तुतमिश, या मोहम्मद तुगलक। इसका आंसर है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन एक नया धर्म चलाना चाहते थे और पूरे विश्व को जीतने की अभिलाषा रखते थे, लेकिन उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया, और जो कोतवाल थे अलाउद्दीन के, अलाउल मुल्क, उनकी सलाह पर उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि जो खिलजी वंश था उसने ये सिद्ध करके दिखा दिया था कि धर्म के बिना भी, धर्म के प्रभाव के बिना भी राज सत्ता को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। उन्होंने अपनी राज्य शासन करने में उलेमा और धार्मिक किस्म के लोगों को बीच में नहीं आने दिया था, और वो इन लोगों पे बहुत अधिक विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। क्वेश्चन 20, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, या अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। किस सुल्तान ने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को पहले नपवाया और उसके बाद में उसका लगान निर्धारित किया। तो ये इनका एक कार्य माना जाता है। भूमि कर को उस समय खराज कहा जाता था। भूमि पर दिए जाने वाला टैक्स खराज कहलाता था। ये भारत के प्रथम मुस्लिम शासक थे जिन्होंने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया था। भूमि की जो वास्तविक आय है उस पर रेवेन्यू निर्धारित किया था। क्वेश्चन 22, सुल्तान जिसने खराज बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वे कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, या बलबन। तो बीपीएससी के प्रश्नों में हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर यानी खराज को बढ़ाकर भूमि उपज का 50% कर दिया था, आधा भाग कर दिया था। क्वेश्चन 23, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बलबन, या अलाउद्दीन खिलजी। बाजार सुधार करने का जो श्रेय है वो भी अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। बाजार सुधार का अर्थ है यहाँ पर बाजार में मूल्य नियंत्रण की प्रणाली लागू करना, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो ऐसा सिस्टम यहाँ पर इन्होंने लागू किया। इन्होंने मलिक कबूल को बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया जो ये ध्यान रखते थे कि बाजार की कीमतों में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है उस पर निगरानी रखने का ये काम करते थे। क्वेश्चन 24, ये जो बाजार कीमत प्रणाली थी इसके प्रयास ने अलाउद्दीन खिलजी के इन प्रयासों ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंत और दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, या शासक को जनमानस से दूर कर दिया?
इन प्रयासों ने बहुत सफलता प्राप्त की और इसका लक्ष्य था कि एक बड़ी सेना का भरण पोषण हो सके, काला बाजारी को रोका जा सके बाजार में। क्वेश्चन 25, निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? अगेन इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी। आप देख रहे हैं कि मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ही रहा है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन 26, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यानी घर पर लगने वाला कर, मकान पर लगने वाला कर। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? और ये कार्य भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। घरों पर लगने वाला या झोपड़ियों पर लगाया जाता था ये गृह कर, और इसके अलावा चराई कर और लगाया था उसने, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 27, कृषि को उन्नत करने के लिए नहरें खुदवाने के संदर्भ में शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ से हम तुगलक वंश में एंटर कर चुके हैं, इसीलिए जानते हैं तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में की थी और वह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में से एक था। इसे गाजी मलिक या गाजी तुगलक या मलिक उल गाजी के नाम से भी जाना जाता है। ये उपाधि उसे इसलिए मिली थी क्योंकि उसने लगभग 29 बार मंगोलों के खिलाफ आक्रमण में महत्वपूर्ण सफलता पाई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट शासकों को। इनमें है गयासुद्दीन तुगलक, फिर उनके पुत्र रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जिन्होंने उत्तराधिकार संभाला वो उनके चचेरे भाई थे फिरोज शाह तुगलक, और एक लास्ट के जो शासक रहे हैं वो है नसरुद्दीन महमूद शाह। इसके बाद हम इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं और देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या रजिया बेगम। इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने बटाई का कार्य फिर से प्रारंभ किया, खेतों को बटाई पर देना फिर से प्रारंभ किया, ऋण की वसूली को इन्होंने बंद करवा दिया और साथ में भू राजस्व की जो दर थी उसे 1/3 कर दिया, भूमि कर 1/3 कर दिया। इसके अलावा इन्होंने सिंचाई के लिए काफी सारी नहरों का निर्माण कराया था। क्वेश्चन 28, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश या तुगलक वंश? तो इसका आंसर है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापकों ने यहाँ पर 1320 से 1414 तक इन सारे वंशों में सबसे अधिक समय तक राज किया था। क्वेश्चन नंबर 30, अमीरे को ही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? अमीरे को ही विभाग को शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ऐसा उन्होंने किया था इसलिए कि कृषि को उन्नत बनाने के लिए उन्होंने कृषि को प्रत्यक्ष सहायता दी ताकि अधिक से अधिक भूमि को कृषि कार्य के अधीन लाया जा सके, और इसी के लिए उन्होंने अमीरे कोही विभाग की स्थापना की। इसके अलावा फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की जा सके, ऐसा भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया। क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये एक नया कंसेप्ट था सांकेतिक मुद्रा का। बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या बहलोल लोदी? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया क्योंकि उस समय चांदी की काफी किल्लत हो गई थी, इसलिए तांबे और कांसे को मिलाकर एक नई मुद्रा जारी की गई जिसका मूल्य चांदी और सोने के सिक्कों के ही बराबर था, और इसी को सांकेतिक मुद्रा कहा गया। इसके अलावा इस व्यवस्था ने कोई सफलता अधिक प्राप्त नहीं की क्योंकि इससे बाजार में काफी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। क्वेश्चन 32, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या जियाउद्दीन बर्नी? आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को देश के तंजीर प्रदेश के रहने वाले थे और इन्होंने बताया है कि ये डाक व्यवस्था मध्यकालीन भारत में काफी विस्तृत थी और ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन 33, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? इसका भी आंसर मोहम्मद बिन तुगलक है। वे हिंदुओं के त्योहारों में स्पेशली होली में भाग लेते थे। क्वेश्चन 34, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने लिखा है कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या शेर शाह? ये कथन है इतिहासकार बदायूनी का, जिन्होंने ये कथन
मार्च 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ये वक्तव्य दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? इसका आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर खुलाया, जहां पर प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया गया। क्वेश्चन 36, दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए उसने अलग से एक विभाग की स्थापना की, दीवाने खैरात? इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन शाह या बहलोल लोदी? इसका आंसर है फिरोज तुगलक। वे दीवाने खैरात में गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं इत्यादि को आर्थिक सहायता देते थे। इसके अलावा संतों और धार्मिक व्यक्तियों को वो जागीर और संपत्ति दान किया करते थे। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? फिरोज तुगलक को गुलाम रखने का बहुत शौक था। इनके दरबार में लगभग 1,80,000 तक गुलाम थे और इनकी देखभाल के लिए इन्होंने एक अलग ही विभाग का गठन किया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान, परंतु उनका यह शौक राज्य के लिए काफी हानिकारक सिद्ध हुआ। क्वेश्चन 38, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की। बलबन ने अपने सेना के घोड़ों को दागने की प्रवृत्ति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। इसका आंसर है डी, अभी अभी हमने देखा है कि इन्होंने दीवाने बंदगान नाम का एक विभाग स्थापित किया। सी इसलिए गलत है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चचेरा भाई यानी फिरोज तुगलक ने गद्दी को संभाला था। बी इसलिए गलत है क्योंकि बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी और आरिज विभाग की स्थापना की थी बलबन ने। यह मंगोलों से आक्रमण करने के लिए एक सेना का एक अलग विभाग स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 39, सर्वप्रथम लोक निर्माण की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने लगभग 300 नए नगरों का निर्माण कराया जिसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर। इनके काल में राज्य का मुख्य वास्तुकार था मलिक गाजी सहना। क्वेश्चन 40, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है वह था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? भारत में 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए। इसके अलावा इन्होंने एक नया सिंचाई कर लगाया जिसका नाम रखा गया हक ए शर्द, और यदि कोई भी सिंचाई के लिए इन शाही नहरों का प्रयोग करना चाहता था तो उसे सिंचाई कर के रूप में 1/10वां भाग सिंचाई कर के लिए देना पड़ता था। क्वेश्चन 41, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो जजिया जो था वे उन लोगों को देना पड़ता था जो गैर मुसलमान थे। ये जजिया कर था, इसे फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगाने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने इसके खिलाफ भूख हड़ताल की और अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया कर स्वयं देने का निर्णय किया था। क्वेश्चन 42, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लेकर आया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी या सिकंदर लोदी? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभों को लाया गया। टोपरा के स्तंभ को फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट और साथ में मेरठ के स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान हिंदूराव अस्पताल के निकट स्थापित फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। क्वेश्चन 43, किस सुल्तान ने एक अनुवाद विभाग यानी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की जिससे कि दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या सिकंदर लोदी? इसका आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने इसके अलावा कुछ संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद कराया था और एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन 44, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर या औरंगजेब? तो इसका भी आंसर है फिरोज तुगलक। इन्होंने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की। इन्होंने दारुल शफा नाम का एक खैराती अस्पताल भी खोला था।
दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह, नासिरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह? फिरोज तुगलक के दो पुत्र थे, नसरुद्दीन महमूद और नुसरत शाह। इन दोनों में राज्य के लिए काफी तनातनी रही और अंत में नसरुद्दीन महमूद ने स्वयं को दिल्ली में और नुसरत शाह को फिरोजाबाद में स्थापित किया, इसलिए इसका आंसर है सी। इसके अलावा पंजाब के सूबेदार थे खिज्र खां, उन्होंने स्वतंत्र होकर अपने आप को स्वतंत्र कर दिया उन्होंने तुगलक राजवंश से और दिल्ली प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए और खिज्र खां ने ही बाद में सैयद वंश की स्थापना की। तैमूर वंश ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210 में, 1398 में, 1492 में या 1526 ईस्वी में? तो तैमूर वंश का आक्रमण 1398 में हुआ और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय नसरुद्दीन महमूद यानी जो तुगलक शासक थे अंतिम, उनका ही शासन यहाँ दिल्ली में था। और ये जब 1398 में तैमूर लंग आए तो इन्होंने 15 दिन ये यहीं पर रुके और इसके बाद लूटपाट करते हुए यहाँ से चले गए और इनका उद्देश्य काफिरों से युद्ध करना, विनाश करना और धन की प्राप्ति थी। तो काफी बहुत बड़े लेवल पे रक्तपात इन्होंने यहाँ मचाया और लूटपाट की और साथ में जाते हुए इन्होंने वही पंजाब के सूबेदार खिज्र खां को ही मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया और इन्हीं खिज्र खां ने बाद में सैयद वंश की स्थापना की थी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राज्य वंश की स्थापना हुई? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? तो अभी हमने देखा सैयद वंश की स्थापना हुई। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना था, लेकिन उसे खिज्र खां ने पराजित किया और स्वयं राजगद्दी पर बैठा और 1414 में सैयद वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ लेते हैं क्योंकि हम बढ़ चुके हैं लोधी वंश में। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, लोधी वंश के ये तीन इंपॉर्टेंट नाम हैं, जिसमें से बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे और इब्राहिम लोधी लास्ट के राजवंश के शासक थे। इसके बाद हम ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। इसका पहला ऑप्शन है खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या सैयद वंश। तो आपको याद रखना है कि गुलाम से लेकर के और सैयद वंश तक जितने भी राजवंश स्थापित हुए वे सब तुर्क प्रजाति के थे, तुर्क जाति के थे, लेकिन ये जो लोधी वंश था ये अफगान मूल का था। इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की और अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने हराया था 1526 में पानीपत के युद्ध में और फिर मुगल वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 49, दिल्ली की राजगद्दी पर स्थापित अफगान शासकों के क्रम में निम्न में से कौन सा सही है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी और उसके बाद बहलोल लोधी आए। सिकंदर, बहलोल और इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी या फिर बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी? तो हमने फैक्ट्स में आपको दिखाया था, पहले बहलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर शाह एंड देन इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन 50, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? खतौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, शिवाना का युद्ध या खानवा का युद्ध? आंसर है खतौली का युद्ध। 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई। क्वेश्चन 51, निम्न में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां पर आज आगरा उपस्थित है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल तुगलक या फिर सिकंदर लोधी? आंसर है डी, सिकंदर लोधी ने आज का आगरा जिसे आप कहते हैं वो नगर सिकंदर लोधी ने 1504 में बनाया था। ऐसा उन्होंने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के लिए यमुना के किनारे आगरा नामक नया शहर बनाया था और इसे ही अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। क्वेश्चन 52, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल तुगलक, सिकंदर लोधी या इब्राहिम लोधी? सिकंदर लोधी एक काफी शिक्षाविद और विद्वान टाइप के आदमी थे और इन्होंने अपनी काफी सारी कविताएं लिखी जो गुलरुखी उपनाम से रची गई। क्वेश्चन 53, निम्न सुल्तान में से कौन अन्न के ऊपर कर यानी अनाज के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोधी? इसका भी आंसर सिकंदर लोधी है। उन्होंने अनाज से जो जकात कर होता है उसे समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन 54, 1306 में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो मंगोल से जो आक्रमणकारी आते थे यहाँ पर वो सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़े, सिंधु नदी से परे ही वो लौट गए। चंगेज खां का एग्जाम्पल आपको याद होगा। तो सिंधु नदी 1306 में उनके बीच की सीमा थी।
और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? अरब थे, तुर्क थे, अफगान थे या मुल्तान थे? तो पीछे ही हमने आपको बताया, गुलाम से लेकर सैयद वंश तक सब तुर्क थे और लास्ट में लोधी वंश अफगानी थे। तो अधिकांश पूछा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलते चलते हम यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, लेकिन इसमें से हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस को पीछे ही कर लिया है, इसीलिए जो क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं केवल उन्हीं पर नजर डालते हुए आज का एडिशन समाप्त करते हैं। तो इसमें लास्ट का क्वेश्चन आप देखें, किस वर्ष के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? और इसका आंसर है तुगलक वंश। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। इसमें पहला है, किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ये हमने बताया इक्तेदारी इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी, तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि डाक व्यवस्था का विवरण किसने दिया है लास्ट में? इब्न बतूता, ये भी हम पीछे देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं। इसमें पहला है, अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना? तो आपको याद है गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। तो गाजी मलिक ऑप्शंस में दिया था, इसीलिए इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आए, और मूर देश यानी मोरक्को। और इसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। तो ये था आज का हमारा एडिशन। इससे अगले एडिशन में हम दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए प्रशासन को पढ़ेंगे और इसके बाद हमारी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी। फिर मिलते हैं आपसे अगले एडिशन में, तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ।